18वीं और 19वीं सदी के यूरोप की कल्पना कीजिए। हवा में ना एक अजीब सी बेचैनी है, बारूद और नए विचारों की गंध। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो फ्रांसीसी क्रांति है, जहां राजघरानों के ताज जमीन पर हैं और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे शब्द सबकी जुबान पर। और दूसरी तरफ वो इंग्लैंड की फैक्ट्रियों की चिमनियां हैं, हाँ, जो आसमान में धुआं उगल रही हैं और एक पूरी की पूरी नई दुनिया बना रही हैं। शहरों की, ट्रेनों की, भीड़ की दुनिया, ये एक तरह का तूफान ही था। है ना? बिल्कुल। हजारों साल से जो व्यवस्था चली आ रही थी, राजा, चर्च, जमींदार, सब कुछ हिल गया था। लोग गांव से निकलकर अजनबी शहरों में आ रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस नई दुनिया के नियम क्या हैं। हाँ, एक तरफ तरक्की की चमक थी तो दूसरी तरफ गरीबी, बीमारी और एक गहरी बेचैनी। और इसी उथड़-पुथड़ के बीच आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं, उसका जन्म होता है। समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी। हम्म। हमारे पास समाजशास्त्र की नींव पर कुछ नोट्स हैं और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये विषय आखिर पैदा कैसे हुआ। ये सिर्फ एक एकेडमिक विषय नहीं था ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस अराजकता को समझने की एक बेचैन कोशिश थी। तो आज हम तीन बड़े विचारकों पर ध्यान देंगे: कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्कीम और मैक्स वेबर। समाजशास्त्र के 3 स्तंभ। हाँ, इन्हें ऐसे समझिए कि तीन शानदार डॉक्टर हैं, एक ही मरीज को देख रहे हैं, आधुनिक समाज को, और तीनों कह रहे हैं कि मरीज बीमार है, पर हर किसी का डायग्नोसिस बिल्कुल अलग है। बहुत अच्छा एनालॉजी है ये। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। प्रबोधन काल यानी एनलाइटनमेंट, उसने कहा कि हर चीज को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसो। तो क्या समाजशास्त्र बस इसी विज्ञान को समाज पर लागू करने की कोशिश थी? हाँ, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा था। ऑगस्ट कॉम्ट जैसे शुरुआती विचारकों ने तो इसे सोशल फिजिक्स तक कह दिया था। सोशल फिजिक्स? मतलब समाज का भौतिक विज्ञान? बिल्कुल, उनका मानना था कि जैसे हम गुरुत्वाकर्षण के नियम समझ सकते हैं, वैसे ही हम समाज के नियम भी खोज सकते हैं। उन्हें लगा कि अगर नियम समझ गए तो समाज की सारी समस्याएं ठीक कर देंगे। मतलब एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग, समाज के लिए एक यूजर मैनुअल बनाने की कोशिश। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। और यहीं पर हमारे ये तीन डॉक्टर आते हैं। उन्होंने पूछा कि ये जो नई दुनिया बन रही है, वो इंसान की आत्मा के साथ, उसके रिश्तों के साथ क्या कर रही है। अच्छा, वो सिर्फ नियम नहीं खोज रहे थे, वो आधुनिक जीवन के गहरे संकटों को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो सबसे पहले मार्क्स की बात करते हैं। ज्यादातर लोग उनका नाम सुनते ही साम्यवाद या क्रांति के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि उनका असली जुनून तो पूंजीवाद को समझना था। हाँ, मार्क्स के लिए आधुनिकता की कहानी असल में पूंजीवाद की कहानी है। उन्होंने कहा कि अगर आपको इस नए समाज को समझना है तो फैक्ट्री के दरवाजे के अंदर झांकना होगा। और वहां उन्होंने क्या देखा? उन्होंने समाज को दो बड़े खेमों में बांटा हुआ देखा। एक पूंजीपति या बुर्जुआजी, ये वो लोग हैं जिनके पास फैक्ट्री, मशीनें, जमीन, मतलब उत्पादन के साधन हैं। और दूसरा? दूसरा सर्वहारा या प्रोलेटेरिएट, ये वो करोड़ों लोग हैं जिनके पास अपनी मेहनत और अपना समय बेचने के सिवा कुछ भी नहीं है। और इन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा था? सिर्फ एक मालिक और कर्मचारी का? मार्क्स के लिए ये रिश्ता सीधा सीधा शोषण का रिश्ता था। उनकी जो अतिरिक्त मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू की थियोरी है, वो बहुत दिलचस्प है। वो क्या है? मान लीजिए एक मजदूर दिन में एक कुर्सी बनाता है जिसकी कीमत 1000 रुपए है। लकड़ी वगैरह का खर्चा आया 200 रुपए, मालिक ने मजदूर को दिहाड़ी दी 300 रुपए, तो कुल लागत हुई 500। और कुर्सी बिकी 1000 में? हाँ, तो ये जो बीच का 500 रुपए का फर्क है, मार्क्स कहते हैं कि ये अतिरिक्त मूल्य मजदूर की मेहनत से पैदा हुआ, लेकिन ये मुनाफे के तौर पर मालिक की जेब में चला गया। यही पूंजीवाद का इंजन है। बिल्कुल। ये तो बहुत चुभने वाली बात है। और इसी से उनका अलगाव या एलियनेशन का आइडिया जुड़ा है, जो आज भी इतना रेलेवेंट लगता है। मुझे याद है जब मैं अपनी पहली कॉर्पोरेट नौकरी में थी, तो ऐसा महसूस होता था हाँ, कि मैं एक एक्सेल शीट पर बस नंबर भर रही हूँ और उस काम का असली मतलब क्या है मुझे पता ही नहीं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये मार्क्स की सबसे शक्तिशाली अवधारणाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद सिर्फ हमारा पैसा नहीं चुराता, वो हमसे हमारी इंसानियत का एक हिस्सा भी छीन लेता है। उन्होंने 4 तरह के अलगाव की बात की थी, है ना? हाँ, पहला, उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव। मतलब आप जो काम कर रहे हैं उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप बस एक मशीन के पुर्जे की तरह हैं। जैसे किसी असेंबली लाइन पर काम करने वाला कोई कर्मचारी। बिल्कुल। दूसरा है अपने बनाए हुए उत्पाद से अलगाव। एक जमाना था जब एक कारीगर एक जूता बनाता था तो उसे गर्व होता था। फैक्ट्री का मजदूर जो हजारों जूते बनाने में मदद करता है, वो जूते उसके नहीं होते। उसका कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। हाँ। तीसरा है अपने सहकर्मियों से अलगाव। फैक्ट्री का माहौल सहयोग का नहीं बल्कि प्रतिस्पर्धा का होता है। कौन ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, किसे प्रमोशन मिलेगा। सही बात। और चौथा, जो सबसे गहरा है, वो है खुद से अलगाव। मार्क्स का मानना था कि इंसान की मूल प्रकृति रचनात्मक काम करने की है, लेकिन जब आपका काम उबाऊ और निरर्थक हो जाता है तो आप अपनी असल इंसानियत से ही कट जाते हैं। एक गहरी शक्तिहीनता की भावना। हाँ, और निरर्थकता की भी। तो मार्क्स का निदान साफ है, आधुनिक समाज की बीमारी है पूंजीवाद। लेकिन क्या हर कोई इस बात से सहमत था? यहीं पर एमाइल दुर्खीम
एक बिल्कुल अलग नजरिया लेकर आते हैं। हाँ, दुर्खीम के लिए सवाल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक था। वो ये नहीं देख रहे थे कि किसके पास कितना पैसा है, वो ये देख रहे थे कि इतनी भीड़ के बावजूद ये समाज बिखर क्यों नहीं जाता। वो कौन सी गूंद है जो लोगों को जोड़े रखती है? बिल्कुल, उनका मूल सवाल था सामाजिक एकजुटता यानी सोशल कोहीजन। एक गांव में सब एक जैसे होते थे, एक ही भगवान को मानते थे। इसी को दुर्खीम ने यांत्रिक एकजुटता या मैकेनिकल सॉलिडारिटी कहा। जैसे एक मशीन के सारे पुर्जे एक जैसे होते हैं, वहां सामूहिक चेतना मतलब कलेक्टिव कॉन्शियस बहुत मजबूत थी। लेकिन आधुनिक समाज तो इसका उल्टा है, यहाँ हर कोई अलग है। तो यहाँ दुर्खीम सावयवी एकजुटता या ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की बात करते हैं। उन्होंने समाज की तुलना एक जीवित शरीर से की, जैसे दिल, दिमाग, फेफड़े सब अलग अलग काम करते हैं पर सब एक दूसरे पर निर्भर है। वैसे ही आधुनिक समाज में डॉक्टर को किसान की जरूरत है और किसान को डॉक्टर की, बिल्कुल, हमारी निर्भरता ही हमें एक साथ बांधती है ना? ये तो काफी सकारात्मक तस्वीर लगती है। मतलब हम ज्यादा जटिल होकर एक दूसरे से जुड़ गए हैं। पर दुर्खीम भी तो चिंतित थे। हाँ, उनकी चिंता का कारण था एक शब्द जो उन्होंने समाजशास्त्र को दिया, एनोमी। एनोमी। इसका मतलब है मानदंडहीनता या नॉर्मलेसनेस। जब समाज बहुत तेजी से बदलता है तो पुराने नियम और नैतिक दिशा निर्देश कमजोर पड़ जाते हैं, पर नए उतनी तेजी से बन नहीं पाते। और उस खालीपन में इंसान खुद को खोया हुआ महसूस करता है। हाँ, दिशाहीन। उसे समझ नहीं आता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, सही रास्ता क्या है। ये एनोमी वाली बात मुझे उस एहसास की याद दिलाती है जब कोई छोटे शहर से पहली बार मुंबई या दिल्ली आता है। अच्छा उदाहरण है। सब कुछ अनजान, कोई नियम नहीं पता, आप एकदम खोया हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल। दुर्खीम ने तो अपने सुसाइड के अध्ययन में ये दिखाया कि कैसे एनोमी जैसी सामाजिक स्थिति आत्महत्या जैसी व्यक्तिगत लगने वाली चीज को भी प्रभावित कर सकती है। तो दुर्खीम का निदान ये था कि बीमारी आर्थिक शोषण नहीं बल्कि सामाजिक जुड़ाव का टूटना है। और नैतिक दिशा का खो जाना। ठीक है, तो हमारे पास दो निदान हैं, मार्क्स का आर्थिक अलगाव और दुर्खीम का सामाजिक बिखराव। अब हमारे तीसरे विचारक मैक्स वेबर इस तस्वीर में क्या नया रंग भरते हैं। वेबर एक तरह से इन दोनों के बीच खड़े थे। उन्होंने माना कि अर्थशास्त्र भी जरूरी है और समाज भी, लेकिन कहानी अभी भी अधूरी है। उनके लिए आधुनिकता का सबसे बड़ा चालक था तर्कसंगतता। तर्क संगतता, इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? इसका सीधा सा मतलब है कि समाज अब पुरानी परंपराओं या भावनाओं से नहीं बल्कि हिसाब किताब और नियमों से चलने लगा था। हर चीज में सबसे तेज, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये सवाल पूछा जाने लगा। हर चीज को तार्किक और कुशल बनाने की कोशिश। हाँ, आप आज मैकडॉनल्ड्स में जाते हैं, आपको पता है बर्गर कितने मिनट में मिलेगा और उसका स्वाद कैसा होगा, चाहे आप दिल्ली में हो या न्यूयॉर्क में। ये तर्कसंगता है। और उनकी वो किताब द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये कैसे जुड़ती है इससे? ये वेबर का मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद सिर्फ तकनीक और पैसों से पैदा नहीं हुआ, उसके पीछे विचारों और संस्कृति का भी हाथ था। अच्छा। उन्होंने तर्क दिया कि यूरोप के कुछ प्रोटेस्टेंट समुदायों की मान्यताएं थीं, जैसे कड़ी मेहनत करना ईश्वर की सेवा है। इन विचारों ने अनजाने में एक ऐसी संस्कृति बना दी जिसमें मुनाफा कमाना एक नैतिक कर्तव्य बन गया। मतलब विचारों ने आर्थिक व्यवस्था को बदला? हाँ, ना कि सिर्फ आर्थिक व्यवस्था ने विचारों को। ये तो काफी गहरा है। पर क्या ये तर्क संगतता, ये एफिशिएंसी एक अच्छी चीज नहीं है? यही वेबर का निराशावाद सामने आता है। वो इसके फायदे तो देखते थे, लेकिन भविष्य को लेकर बहुत डरे हुए थे। उन्हें डर था कि ये तर्कसंगतता हमें नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी और नियमों के एक लौह पिंजरे में फंसा देगी। लौह पिंजरा, ये सुनने में ही बहुत घुटन भरा लगता है ना? मतलब हम अपनी ही बनाई हुई एफिशिएंसी में कैद हो गए हैं। बिल्कुल। वेबर का कहना था कि आधुनिक समाज को चलाने के लिए नौकरशाही जरूरी है, लेकिन यही व्यवस्था धीरे धीरे हमारी रचनात्मकता, हमारी भावनाओं और हमारे जीवन से जादू और अर्थ को छीन लेगी। हम बस नियमों का पालन करने वाले छोटे छोटे पुर्जे बनकर रह जाएंगे। हाँ, आप किसी सरकारी दफ्तर में या किसी बड़ी कंपनी के कस्टमर केयर से बात करते हुए जो बेबसी महसूस करते हैं, वही वेबर के लौह पिंजरे का अनुभव है। तो अब अगर हम तीनों को एक साथ रखें, मार्क्स कह रहे हैं कि समस्या ये है कि हम अपने काम से अलग थलग, एलियनेटेड हैं। दुर्खीम कह रहे हैं कि नहीं, असली समस्या ये है कि हम अपने समाज से कटे हुए, इनोमिक हैं। सही। और वेबर कह रहे हैं कि असली समस्या ये है कि हम तर्क और नियमों के लौह पिंजरे, आयरन केज में कैद हैं। बिल्कुल सही। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों एक दूसरे को काटते नहीं हैं, बल्कि पूरा करते हैं। हाँ, ये एक ही जटिल बीमारी के तीन अलग अलग लक्षण हैं। सोचिए एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति के बारे में। ठीक है। हो सकता है वो अपने काम में मार्क्स का अलगाव महसूस करे। वीकेंड पर जब वो अपने बड़े से अपार्टमेंट में अकेला होता है तो वो दुर्खीम की एनोमी महसूस करता है। और सोमवार को जब उसे अपनी छुट्टी अप्रूव कराने के लिए 7 फॉर्म भरने पड़ते हैं तो वो वेबर के लौह पिंजरे को महसूस करता है। ये सोचना ही कमाल है कि ये लोग एक सदी से भी पहले लिख रहे थे, पर उनकी बातें आज शायद पहले से भी ज्यादा सच लगती हैं। बिल्कुल। एक मशीन का पुर्जा महसूस करना, समाज से कटा हुआ महसूस करना, ये सब आज की जिंदगी का हिस्सा है।
उन्होंने हमारी दुनिया की नब्ज बहुत पहले ही पकड़ ली थी। आज की इस गहरी बातचीत से ये तो साफ है कि इन तीनों विचारकों ने हमें आधुनिक दुनिया के संकटों को समझने के लिए जबरदस्त लेंस दिए हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि हर तरक्की की एक कीमत होती है और हम सब किसी न किसी रूप में वो कीमत चुका रहे हैं। और यहीं पर एक आखिरी विचार दिमाग में आता है। बताइए। हमारे स्रोतों में उत्तर आधुनिकतावादी विचारकों का भी हल्का सा जिक्र है। ये वो लोग हैं जो मार्क्स, दुर्खीम और वेबर के इन महान आख्यानों या ग्रैंड नैरेटिव्स पर ही सवाल उठाते हैं। उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि दुनिया इतनी जटिल है कि उसे किसी एक थ्योरी में नहीं बांधा जा सकता। तो क्या ये हो सकता है कि आधुनिकता की असली समस्या ये नहीं है कि हमें अलगाव, एनोमी या लौ पिंजरे में से कोई एक बीमारी है, बल्कि असली समस्या ये है कि हमने इस विश्वास को ही खो दिया है कि कोई एक निदान हमारी दुनिया की पूरी तरह से व्याख्या कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके साथ